प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वजूद बनाए रखने के लिए इन तमाम जुमलों की क्यों जरूरत पड़ती है? इस बार लाल किले के प्राचीर से उन्होंने एक नए शब्द का निर्माण किया, दिमागी नक्सल। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग, प्रेस्टिट्यूट्स, खान मार्केट गैंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन शब्दों के सहारा लेने की जरूरत पड़ती है, खास तौर से उस वक्त जब जेन जी ने आपको आईना दिखाया है और वो जेन जी लगातार आपको आईना दिखा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम सवाल पूछेंगे कि दरअसल ये दिमागी नक्सल है कौन? मन्नन मिश्रा, जिसने जेन जी वकीलों को धमकाया था, अब वो व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है। पहले तुम उन्हें धमकाते हो कि तुमने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का विरोध किया, उसके चलते अब तुम्हें एनरोल नहीं किया जाएगा, तुम्हें वकील नहीं बनने दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही जेन जी अपना दम दिखाती है, तब मिमियाने लगते हैं, तब माफी मांगने लगते हैं। दिमागी नक्सल तो खैर मैं नहीं जानता, मगर दिमागी तौर पर पैदल होने से तो बहुत बेहतर है, दिमागी तौर पर कायर होने से तो बहुत बेहतर है। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी या वो प्रधानमंत्री जो अपने विरोधियों को दिमागी नक्सल कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, खान मार्केट गैंग कहते हैं, प्रेस्टिट्यूट्स कहते हैं, उन्हें मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं और मेरे दर्शक बताएं यहां पर कौन दिमागी नक्सल है, देश का गद्दार है, कौन क्या है, यह आप फैसला कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की तस्वीर। यहां देखिए, यहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जा रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मौका था 15 अगस्त का। जब आप भारतीय जनता पार्टी के झंडे को फहराएंगे तो यह देश का अपमान नहीं तो क्या है? यह तिरंगे का अपमान नहीं तो क्या है? इसके बाद सबसे बड़ा अपमान, इस झंडे को फहराने के बाद वो लोग फिर तिरंगे को फहराते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका भगवा झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा क्या तिरंगे से ऊपर है? मैं जानता हूं आपके जो वैचारिक पूर्वज हैं आरएसएस, उन्होंने 53 साल तक नागपुर में देश का तिरंगा नहीं फहराने दिया था, और जब 3 लोग उनके मुख्यालय में पहुंचे थे 2001 या 2 के आसपास, तब उन पर इन्होंने अदालत में केस किया था। अब खुलकर इस तरह से तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, और एक बार नहीं, ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है। यहां सुप्रिया क्या कह रही हैं? यह वीडियो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का है। स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी वाले भाजपा का झंडा फहरा रहे हैं। 53 साल तक इनके पुरखों ने तिरंगे का बहिष्कार किया था, आज भी ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते नहीं थे। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है, कम से कम सुप्रिया श्रीनेत ये दावा कर रही हैं। जिस दिन देश को आजादी मिली थी, क्या उस दिन कोई और झंडा फहराया जा सकता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ओवैसी ने कोई इस्लामी झंडा आज फहरा दिया होता तो प्राइम टाइम में यही डिबेट हो रहा होता। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का झंडा तिरंगे से ऊपर है? अपने स्क्रीन पर देखिए, आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का वो शर्मनाक नजारा, और आधे स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल का। दोनों तरफ भाजपा का झंडा फहराया जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह तिरंगे का अपमान है या नहीं है? पश्चिम बंगाल में तो पहले भाजपा का झंडा फहराया जाता है, उसके बाद तिरंगा फहराया जाता है। यह तिरंगे का अपमान है या नहीं है? और प्रधानमंत्री मुझे बताएं, ऐसे में दिमागी तौर पर नक्सल कौन है? प्रधानमंत्री का बयान अब विवादों में घिरा है दोस्तों। यानी कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लाल किले के प्राचीर का इस्तेमाल किया अपनी राजनीति के लिए। ऐसा लग रहा था वो चुनावी भाषण दे रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ दोस्तों जिसने लाल किले में खड़े होकर इस तरह की राजनीति की हो। और कल प्रधानमंत्री ने बार बार इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आप भूल गए हैं उन्होंने दिमागी नक्सल के बारे में क्या कहा था, तो आइए सुनते हैं। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोद रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना
हम सबका दायित्व है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। सुप्रिया शुनेत ने पलटवार किया। क्या कह रही है सुप्रिया, आइए सुनते हैं। मोदी जी, आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने तो ठान लिया है कि आपको अब वो निकाल कर ही दम लेंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा ने ये मन बना लिया है। और मोदी जी, दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक हैं उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है। जो है वो घुटनों के नीचे है, ये असलियत है। खैर, 75 मिनट आप बोले, हर बार की तरह आप लफाजी तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अरे भैया मैन्युफैक्चरिंग हो कहां रही है इस देश में? जो आपका बब्बर शेर है वो दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है, चाइना से इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? अभी अमेरिका की ट्रेड डील को क्रियान्वित होने दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और ठप हो जाएगी। तो पता नहीं आप किस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं? विकसित भारत की बात करते हैं। अगले 21 साल 12% से ज्यादा ग्रोथ करनी है, 6% नहीं पहुंच पा रहे हैं आप। तो पता नहीं आप कौन से हवाई किले बना रहे हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, विपक्ष का नेता अगर उसकी जुबान फिसल जाती है तो प्राइम टाइम में डिबेट्स होते हैं। कल प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि सैनिक मरते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सैनिक मरते हैं या सैनिक शहीद होते हैं? और अगर कोई इंसान सैनिक मरते हैं कह रहा हो तो यह शहादत का अपमान हुआ या नहीं हुआ? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। किसने कहा यह आप खुद देख लीजिए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। प्रधानमंत्री को लगता है कि विपक्ष को गाली देकर वो अपना वजूद बढ़ा सकते हैं। अब ये पुरानी राजनीति को आपको त्यागना पड़ेगा प्रधानमंत्री। मैं ये बात पूरे सम्मान पूर्वक, बहुत ही सकारात्मक अंदाज में कह रहा हूं। आपको अपना अंदाज बदलना पड़ेगा। विपक्ष से संवाद साधिए। जो पत्रकार आपसे सवाल करते हैं उनसे संवाद साधिए। यह देश हम सबका है। हम एक दूसरे को बांट के इस तरह से नहीं रह सकते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर कुछ देर के लिए खराब हो गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री की क्या हालत हुई यह आप देखिए। और मैं आपको बताता हूं, मैं क्यों आपको यह बता रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने इसी बात का जिक्र किया था कुछ दिन पहले। पहले देखिए, प्रधानमंत्री का टेलीप्रॉम्प्टर जब खराब होता है तब उनकी क्या हालत होती है, देखा जाए। मैं था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने जब एक आयोजन किया था, मंच से भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते।
क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा वो पढ़ी हुई बात नहीं कह सकते। कांग्रेस ये क्लिप वायरल कर रहा है जिसमें राहुल गांधी का भाषण है और फिर प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर जिस तरह से हड़बड़ाने लगते हैं, या अगर उनका टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया था, जिस तरह से हड़बड़ाने लगते हैं, यह वीडियो कांग्रेस ने पेश किया। मैं चाहता हूं आप इसे देखें। आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। सबसे बड़ी बात, अपनी राजनीति के लिए कोरोना के मुद्दे पर विपक्ष को ताना देना, महिला विधेयक पर गलत बयानी करना। महिला विधेयक अपने वजूद में है, मगर आपको उस पर राजनीति करनी है। आपको डीलिमिटेशन बिल पारित करना था और जब वो पारित नहीं हो पाया तो आपने प्रचार चलाया कि साहब विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। कौन नहीं जानता है कि महिला विधेयक पास हो चुका है? हर व्यक्ति जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है, वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। कम से कम बहुत सारी महिलाएं जो खाली बैठी हैं उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। ये पुरानी ढर्रे वाली राजनीति नहीं चलने वाली है, जहां आपसे सवाल पूछने वालों को आप दिमागी नक्सल बताएं, उनको परेशान करें, उनके ऊपर एजेंसीज छोड़ दें। अब ये सोच नहीं चलने वाली है, क्योंकि जेन जी ने आपको आईना दिखा दिया है। मंदन मिश्रा ये वो व्यक्ति है जो जेन जी वकीलों को धमका रहा था। ये वो व्यक्ति है जो कह रहा था कि इन्हें हम वकील नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करीब 700 विद्यार्थियों ने, नालसार के करीब 700 विद्यार्थियों ने विरोध किया था चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हैदराबाद आने का। तब इस व्यक्ति ने धमकाया था। अब 2 दिन बाद यह व्यक्ति माफी मांग रहा है। पहले फैसले को वापस ले लिया कि हम तो छात्रों के हितैषी हैं। अब समझ आ गया है कि पंगे नहीं लिए जा सकते जेनजी से, क्योंकि ये जेनजी तुम्हारी धर्मांधता के प्रचार में नहीं आने वाला है। ये वो जेनजी है जो मुद्दों पर बात करता है, इधर उधर नहीं भटकता है। अब ये व्यक्ति माफी मांग रहा है और पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों, आइए वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने इंडिपेंडेंस डे पर एक चिट्ठी जारी कर लॉ स्टूडेंट से माफी मांगी है। माफी नालसार हैदराबाद और NLSIU बैंगलोर के स्टूडेंट्स की कड़ी आलोचना के बाद आया है। पूरा विवाद नालसार के 2026 कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाए जाने को लेकर शुरू हुआ था। मिश्रा ने अपनी माफी में नालसार या इस विवाद का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, अगर इस विवाद से जुड़ी मेरी किसी बात या चिट्ठी से लॉ स्टूडेंट्स की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुझे उसका सच में अफसोस है और मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगना प्रेस्टीज या ईगो का सवाल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे स्टूडेंट्स की भावनाएं और उनकी चिंताएं हमारे लिए मायने रखती हैं। उन्होंने आगे कहा,
आज यहां पढ़ने वाला युवा कल एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स, टीचर्स, स्कॉलर्स और जजेस बनेंगे। इनमें से कुछ लोग भविष्य में लीगल और जुडिशियल सिस्टम के सबसे बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। इसलिए उनके फैसलों का महत्व किसी एक इवेंट या कंट्रोवर्सी से कहीं ज्यादा होता है। तो मिश्रा साहब, समझना था ना, बात क्यों नहीं समझ आई? अहंकार के चलते तुमने फरमान जारी कर दिया, क्योंकि इस देश में एक अलिखित तानाशाही जारी है। तुमने तो अपनी तरफ से कह दिया, मगर हकीकत यह है कि अब यह जेनजी तुमसे तो डरने नहीं वाला है। इनके मां बाप बेशक भक्त हों, अंधभक्त हों, दिमाग से पैदल हो गए होंगे इस दुष्प्रचार के चलते, मगर यह नहीं झुकने वाला तुम्हारे सामने। यही वजह है कि कांग्रेस प्रहार कर रही है। कांग्रेस का बयान आपके स्क्रीन पर। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं के आगे बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। ये साहब बड़ा उछल रहे थे, अब दिमाग ठिकाने पर आ गया है। ठिकाने पर तो आना ही था, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठिकाने पर आएगा? क्या वो दिमागी नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन तमाम चीजों से आगे बढ़ेंगे? पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को इतना बांटा है, इतना काटा है, किसी ने नहीं किया ये, किसी ने नहीं किया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2026 अब आगे जाकर सार्थक संवाद नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी मौका है, अभी भी मौका है कि वो जनता के साथ सार्थक संवाद कर सकते हैं। बाज आइए इन हरकतों से। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि देगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।